सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ ईश्वर की असीम अनुकंपा से आप सभी स्वस्थ व सुरक्षित होंगे और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य के पाठ 17 जीवन धारा बदलने वाले शिक्षक से एक साक्षात्कार का अध्ययन करेंगे। ये पाठ कक्षा 8 के छात्रों के लिए है। तो आइए बच्चों, अब अपने पाठ को पढ़ते हैं। पाठ 17 जीवन धारा बदलने वाले शिक्षक से एक साक्षात्कार। बहुमुखी प्रतिभा के धनी लोगों से मिलना एक सुखद अनुभव होता है, क्योंकि इनका व्यक्तित्व जहाँ एक ओर हमें जीवन की व्याख्यान करना सिखाता है, वहीं दूसरी ओर जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए भी प्रेरणा प्रदान करता है। जीवन की दशा और दिशा का निर्देश करने वाले ऐसे ही एक व्यक्तित्व का नाम है डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल। ये उच्च कोटि के विचारक, महान साहित्यकार और उससे भी बढ़कर आदर्श शिक्षक हैं। उन्होंने साहित्य की सभी प्रमुख विधाओं गज़ल, कविता, गीत, मुकंद, कहानी, निबंध, नाटक, जीवनी और हास्य व्यंग में विलुप्त साहित्य रचना की है। बाल साहित्य में आपका बड़ा नाम है। नए साहित्यकारों की रचनाओं का प्रकाशन अपने प्रकाशन संस्थान से करके अपने समर्थ प्रकाशन होने का दायित्व भी वो बखूबी निभा रहे हैं। पावनी पुस्तक के श्रृंखला संपादक डॉक्टर अविनेश कुमार अकेला जी ने उनके निवास पर उनसे भेंट की और यहाँ पे उन्होंने डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल जी से हुई बातचीत के प्रमुख अंश प्रस्तुत किए हैं। यानी कि उनसे जो एक साक्षात्कार अर्थात उनका इंटरव्यू लेकर उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पलों को जानने का प्रयास किया है। तो आइए बच्चों, अब इस पाठ का अध्ययन करते हैं। यहाँ पे जो लेखक हैं उन्होंने एक इंटरव्यू लिया है जो कि डॉक्टर अग्रवाल जी से लिया है। उनसे कुछ प्रश्न पूछते गए और डॉक्टर अग्रवाल जी ने उनके प्रश्नों का बखूबी उत्तर दिया। हम जानना चाहते हैं कि आप शिक्षक पहले हैं या साहित्यकार। तब डॉक्टर अग्रवाल अपने उत्तर को देते हैं, देखिए, अपने भीतर के शिक्षक और साहित्यकार दोनों को अलग अलग करके देखना बड़ा कठिन है, मगर सिद्धांत की बात करूं तो मैं शिक्षक पहले हूं और साहित्यकार बाद में। देश, दुनिया और समाज के संबंध में एक शिक्षक के जो आदर्श है, उन्हीं ने विभिन्न विधाओं के रूप में साहित्य का आकार पाया है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे उनसे पूछा गया, आज के और अपने समय के शिक्षक की परिस्थिति में आप क्या परिवर्तन पाते हैं। अगर वृत्ति की बात करें तो आज शिक्षण कार्य करना उस समय के मुकाबले कहीं अधिक आसान है, क्योंकि छात्रों के प्रति शिक्षक के दायित्व में व्यवस्थागत और सामाजिक स्तर दोनों में कमी आई है। उस ज़माने में माता पिता शिक्षक से कहते थे कि कुछ भी करके इसे किसी लायक बना दीजिए, हम इसकी तरफदारी करने का भी स्कूल नहीं आएंगे। शिक्षक के इस दायित्व वहन के कारण तब समाज में शिक्षक का बड़ा सम्मान था, वो सबके लिए सम्माननीय और पूजनीय था। आज स्थिति इसके बिल्कुल उलट है। तीसरा प्रश्न उनके सामने रखा गया तो अग्रवाल जी ने उस प्रश्न का उत्तर दिया। अग्रवाल जी से प्रश्न पूछा गया, महंगे ट्यूशन अथवा कोचिंग को आज सफलता का पैमाना माना जाता है, इस विषय को आप किस दृष्टि से देखते हैं। आज के ट्यूशन अथवा कोचिंग को सफलता से बहुत कुछ लेना देना नहीं है। यदि ये सफलता का पैमाना है तो ट्यूशन अथवा कोचिंग लेने वाले हर एक छात्र को सफलता मिलनी चाहिए, जबकि सफलता का प्रतिशत बहुत कम है। वास्तव में एक फैशन सा बन गया है। महंगे ट्यूशन अथवा कोचिंग को छात्र और उनके माता पिता अपने उच्च सामाजिक स्तर का प्रतीक मानकर उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। स्व अध्याय बहुत पीछे छूट गया है। सही बात यह है कि स्व अध्याय ही सफलता का पैमाना है। हाँ, कभी कभी दिशा निर्देशन की आवश्यकता होती है, जिसे छात्र अपने विषय अध्यापक से सरलता से प्राप्त कर सकता है। अगला प्रश्न उनसे पूछा गया, आज के बच्चे माता पिता की महत्वाकांक्षाओं के कारण तनाव में जी रहे हैं। माता पिता उनकी इच्छा और रुचि के विरुद्ध उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर बनाना चाहते हैं। क्या आपने भी इस तनाव को झेला है। तब अग्रवाल जी उसका उत्तर देख के कहते हैं, सदैव से माता पिता की यही इच्छा रही है कि उसके बच्चे जीवन में कुछ बने। हाँ, आज के माता पिता की महत्वाकांक्षाएं कुछ बनने के स्थान पर टाइप्ड हो गई हैं।
मैंने भी अपने समय में कुछ बनने के इस तनाव को झेला था। सन 1963 में बीए करने के बाद पिताजी की आकांक्षा थी कि मैं कोई नौकरी करूं। एक दिन बोले, जाओ, नैनीताल में रोडवेज के लिए इंटरव्यू हो रहे हैं। हमारा मन किसी तरह का क्लर्क बनने का तो था नहीं। सोचा, नैनीताल भ्रमण का इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा। पिताजी की आज्ञा का पालन भी हो जाएगा। सौभाग्य से उस दिन नैनीताल में इंटरव्यू स्थगित कर दिए गए और हम रोडवेज में क्लर्क बनने से रह गए। तो आइए बच्चों, अब आगे का अध्ययन करते हैं। उनसे अगला प्रश्न पूछा गया, कुछ बनने की इस जद्दोजहद में फिर शिक्षक बनने का निर्णय ही क्यों लिया, या फिर भाग्य से शिक्षक बन गए। तब अग्रवाल जी ने उनके प्रश्न का उत्तर दिया, मैं भाग्य से शिक्षक नहीं बना, बल्कि पूरी तरह सोच विचार कर शिक्षक बनने का निर्णय लिया। मन में था कि शिक्षक बने, क्योंकि मैंने कई अच्छे शिक्षकों को जीवन की धारा बदलते देखा था। शिक्षक बनने के लिए प्रथम द्वार था बीटी, बैचलर ऑफ टीचिंग। उन दिनों बीएड को बीटी कहा जाता था। मुरादाबाद में सभी स्थान भर चुके थे। जुलाई का अंत आ चुका था। तभी बिजनौर में आकर वर्धमान कॉलेज में तत्कालीन प्राचार्य डॉक्टर श्रीराम त्यागी के दर्शन किए। उन्होंने मेरी जिज्ञासा को मान्यता दी और वर्धमान कॉलेज में मेरा प्रवेश बीटी में हो गया। यहाँ का शैक्षिक वातावरण भी कमाल का था। सन 1964 में बीटी की परीक्षा उत्तीर्ण की। मेरे मन में बचपन की वे स्मृतियाँ ताज़ा थीं, जिसमें बच्चे अपनी टाट पट्टियाँ भी घर से ले जाते थे। शिक्षा का स्तर केवल रटाने की कला पर आधारित था। सहज रूप से विचार आया कि नगर में बाल शिक्षा की एक अच्छी शिक्षण संस्था की स्थापना की जाए। नगर के सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय परिचितों से इस योजना की चर्चा की। सभी ने एक मत से मेरे विचार का समर्थन किया। परिणामतः जुलाई 1964 में संभल के बाल विद्या मंदिर की स्थापना हो गई। शिक्षण के क्षेत्र में शुरू हुआ ये सफ़र अंततः वर्धमान डिग्री कॉलेज बिजनौर के हिंदी विभाग के प्राध्यापक और विभाग अध्यक्ष के पद से सेवानिवृत्ति के साथ पूर्ण हुआ। अग्रवाल जी से अगला प्रश्न जब पूछा गया, माता पिता की महत्वाकांक्षाओं के अलावा कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा ने बच्चों का तनाव बढ़ा दिया है। इस तनाव से मुक्ति पाने के लिए आप बच्चों को क्या मूल मंत्र देना चाहेंगे? प्रत्येक माता पिता अपने बच्चे की क्षमता को जानता है कि वो क्या और कितना कर सकता है, इसलिए उन्हें उनकी क्षमता से अधिक की महत्वाकांक्षाएं नहीं पालनी चाहिए। इसी तरह प्रत्येक बच्चा भी अपनी क्षमता को भली भांति जानता है, इसलिए उसे कंपटीशन में आते समय इसका ध्यान रखना चाहिए। मैं यहाँ ये नहीं कर रहा हूँ कि बच्चों को कंपटीशन में भाग नहीं लेना चाहिए। आज के समय में कंपटीशन के बिना तो काम ही नहीं चल सकता। जिस क्षेत्र में वो अच्छा प्रदर्शन कर सकता है उसे उसी कंपटीशन में उतरना चाहिए। आज के बच्चों की समस्या ये है कि वे कक्षा में अंक प्रतिशतता यानी मार्क्स परसेंटेज की होड़ में पढ़कर किताबी कीड़ा बनकर रह जाते हैं। ऐसे बच्चों को मेरा ये संदेश है कि पाठ्यक्रम की पुस्तकों और उच्च अंकों के फेर में ना पढ़कर उन्हें अपने विषयों का ज्ञान समग्रता के साथ अर्जित करना चाहिए। विषय को रटकर नहीं बल्कि समझकर आत्मसात करें। उससे ये होगा कि एक बार की परीक्षा में उसके अंक कुछ कम आएंगे, मगर कंपटीशन में जाकर उसे निश्चय ही सफलता मिलेगी। उन्हें किताबों से बाहर निकलकर कुछ समय मैदान में जाकर खेलना अवश्य चाहिए। इससे भी स्वयं के तनाव से मुक्त किया जा सकता है। तो आइए बच्चों, अब आगे का अध्ययन करते हैं। क्या आप ये कह रहे हैं कि बच्चों के लिए खेल पढ़ाई जितना ही आवश्यक है? हाँ, बिल्कुल। आज बच्चों के लिए खेल पढ़ाई जितना ही आवश्यक है। मेरा मानना है ये है कि खेल पढ़ाई से भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज सबसे बड़ा प्रश्न बच्चों के स्वास्थ्य का है। खेल बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हवा पानी की तरह ही ज़रूरी है। बच्चा जितना स्वस्थ रहेगा उतना मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा, और स्वस्थ मस्तिष्क वाला बच्चा पढ़ाई में भी स्वाभाविक रूप से अच्छा ही होगा। जब बच्चा स्वस्थ ही नहीं रहेगा तब पढ़ाई ही क्या, वो कोई भी कार्य ठीक से नहीं कर पाएगा। इसलिए खेल बच्चों के लिए नितांत आवश्यक है। आज तो सरकार भी इस पर खूब जोर दे रही है। स्कूलों में योगासन और खेल आधारित गतिविधियों को पाठ्यक्रम का अंग बनाया जा रहा है। आज बच्चों के लिए किस तरह के मनोरंजन के साधनों की आवश्यकता है?
मेरे विचार में खेल बच्चों के मनोरंजन का सर्वोत्तम साधन है। उन्हें घर से बाहर जाकर अवश्य खेलना चाहिए। भ्रमण, नाचना, गाना बजाना, अभिनय करना, मिमिक्री, चित्रकारी, भाषा परिचर्चा, वाद विवाद, कविता, निबंध, कहानी लिखना इत्यादि जैसे कितने ही मनोरंजन के साधन बच्चों के लिए उपलब्ध हैं। ये मनोरंजन के ऐसे साधन हैं जो बच्चों को शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से स्वस्थ और मजबूत बनाते हैं। इन साधनों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये सभी जगह है और हर समय बच्चों को मुफ्त में उपलब्ध है। मगर आज की विडंबना ये है कि बच्चे मोबाइल और टेलीविज़न की दुनिया से बाहर नहीं निकलना चाहते, जो कि शारीरिक और मानसिक दोनों ही दृष्टि से सबसे खराब स्थिति है। बच्चों के सामने एक बड़ी समस्या आती है कि वे अपने लिए किस विषय का क्षेत्र चयन करें। इस विषय में आप उनकी को क्या सुझाव देंगे? इस विषय में मेरा बच्चों और उनके माता पिता दोनों से ये कहना है कि महत्ता विषय या क्षेत्र के नहीं, महत्ता है बच्चों की रुचि की। जिस विषय या क्षेत्र में बच्चे को रुचि है उसी में उसका चयन करना चाहिए। बच्चे और माता पिता दोनों को ये भली भांति समझना चाहिए कि वह विषय जिस क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रदर्शन कर रहा है उसे उसी में उसका चयन कराना चाहिए। इस संदर्भ में कोई भी इच्छा बच्चों पर नहीं थोपी जानी चाहिए। बच्चों को भी चाहिए कि वो अपनी मनपसंद माता पिता से निसंकोच होकर बताएं। आप प्रसिद्ध हास्य कवि काका हाथरसी के दामाद हैं। क्या उनसे मिलने का एक संयोग रहा या पत्नी मीना जी से पूर्व का कोई परिचय इस संबंध का कारण रहा? अरे अविनाश, ये बात नहीं जो तुम समझ रहे हो। वो आज की तरह सोशल मीडिया की चैटिंग या मित्रों की तरह मिलने मिलाने का ज़माना नहीं था। लड़के लड़कियों के मिलने की तो बात छोड़िए, सहशिक्षा की बात भी सोचनी भी अपमाननीय थी। काका जी से मिलने और मीना जी के साथ मेरे विवाह का एक अलग किस्सा है। शहर में कवि सम्मेलन में जब मैं गया था तो वहाँ के नगर में हास्य सम्राट काका हाथरसी का आगमन नहीं हुआ था, सो उन्होंने आमंत्रित करने का दायित्व मुझे और मित्र सुरेश चंद्र गुप्त को सौंपा गया। हम दोनों तय कार्यक्रम के अनुसार हाथरस पहुंचे। पता चला काका जी सायंकालीन भ्रमण पर गए हैं। हम दोनों मित्रों ने वहां 1 घंटा हाथरस की सड़कों पर घूमकर बिताया। काका जी के बारे में सुना था कि बिना अग्रिम परिश्रम लिए कहीं नहीं जाते, किंतु जब हमने अपने आने का कारण और उद्देश्य बताया तो उन्होंने बिना कोई अग्रिम राशि लिए कार्यक्रम में आने की स्वीकृति दी। आज के बच्चों और अभिभावकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? शिक्षा जीवन के लिए अनिवार्य है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अपने अध्ययन के समय आइए बच्चों अब आगे का अध्ययन करते हैं। तनाव ना ले। अभिभावक जब दूसरे बच्चों से अपने बच्चों की तुलना करने लगते हैं तो उनसे बच्चों में तनाव बढ़ता है। हर बालक अपनी क्षमता के अनुसार अच्छे से अच्छा करता है। खूब पढ़ें, अच्छी पुस्तकें पढ़ें, अपने पाठ्यक्रम से बाहर की भी पुस्तकों को पढ़िए, इसके अतिरिक्त ज्ञान मिलता है। खुश रहें, खेल अवश्य खेलें, केवल पुस्तकों से चिपके रहना भी ठीक नहीं। बच्चों यहाँ पे लेखक ने अग्रवाल जी का एक इंटरव्यू लिया जिससे उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे और उन्होंने बखूबी उन प्रश्नों के उत्तर दिए। तो आशा करती हूँ बच्चों ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी पाठ से संबंधित कुछ कार्य मैं आपको दे रही हूँ जो आपके विद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। धन्यवाद।